Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with MCQ question for CMA intermediate students. I have already discussed CMA intermediate MCQ audit paper का दो classes are already uploaded in my YouTube channel. If you didn't see, then please see that videos. Okay, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है. आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. डैट मीन्स कि जितना भी जो रिमेनिंग MCQ बचा है ऑडिट का वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, तो और मैं बता दूं मेरा यूट्यूब चैनल पे और भी अदर्स पेपर जो CMA इंटरमीडिएट का है, जैसे कि लॉ का MCQ क्वेश्चन आर ऑलरेडी अपलोडेड, कोई आप लोग का ऑडिट का आज अपलोड कर रहा हूँ, फिर आपका डायरेक्ट टैक्सेशन का ऑलरेडी अपलोडेड है, आपका कोस्टिंग का जो पेपर है उसका ऑलरेडी MCQ अपलोडेड है, GST का MCQ क्वेश्चन आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माई यूट्यूब चैनल. ओके, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेक करना, हर एक पेपर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा. ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप यूट्यूब पे सर्च करना MCQ क्वेश्चन, ठीक है, आ जाएगा. अगर नहीं भी आता है तो मेरा नाम लिख देना तो आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि लिखना CMA इंटरमीडिएट लॉ MCQ, तो ऑब्वियस बात है वो आ जाता है, ऊपर में ही आ जाएगा. ऑडिट का सर्च करना आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर मेरा नाम लिख देना, तो ऑब्वियस बात है सब पेपर आ जाएगा. नहीं आने से सिर्फ नाम लिख देने से आ जाएगा, सबसे ऊपर आएगा. ओके, और मैं बता दूं मेरे क्लासेस से रिलेटेड जितना भी PDF है वो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस. ओके, देन आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, जितना भी PDF होता है. ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन इफ यू वांट एनी सजेशन फ्रॉम मी, देन यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. MCQ क्वेश्चन ऑडिट पेपर का है फॉर CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स. ओके, चलो आज डिस्कस करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 45 से. क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी इज डन बाय द, जो अपॉइंटमेंट होता है ना गवर्नमेंट कंपनी में, जो ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो जो भी गवर्नमेंट कंपनी होता है उसमें जो ऑडिटर अपॉइंट करता है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास होता है. ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक ऑडिटर अपॉइंट करे गवर्नमेंट कंपनी में. ओके, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 देखो, बोलता है कि व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर नीड टू कंप्लाई विद. जब एक ऑडिट करता है एक ऑडिटर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसको क्या कंप्लाई करना पड़ता है? तो जब ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा. इस देखो एक नॉर्मल यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है. तो ऐसे ही अगर अभी तो इंडेस आ गया तो इंडेस फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि पता था ना कि अभी इंडेस आ चुका है तो इंडेस फॉलो करना पड़ेगा. तो शेड्यूल 3 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है कि नहीं, तो सब कुछ देखना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर नीड टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, जैसे ही अगर जो कोस्ट ऑडिटर होता है वो कोस्ट रिकॉर्ड को जो ऑडिट करता है कंपनी में, तो वो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है. ऐसे ही कोई सेक्रेटरियल जो ऑडिटर होता है, मतलब जो CS इन प्रैक्टिस होता है, जो सेक्रेटरियल ऑडिट करता है, तो उन लोग भी आता है कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए, तो उन लोग भी जो लॉ वगैरह होता है उसको कंप्लाई करता है. ठीक है, तो ऐसे ही यह जो स्टेट ऑडिटर के लिए है कि व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर नीड टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया. नेक्स्ट आई विल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि कोस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय द. कोस्ट ऑडिट कौन करता है? किससे कौन कोस्ट ऑडिट कर सकता है? एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है कोस्ट ऑडिट करने का? तो मैं बता दूं कोस्ट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक CMA ही कर सकता है. दैट मीन्स कि कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. ठीक है, कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही ओनली कोस्ट ऑडिट कर सकता है. ठीक है, और ये जो कोस्ट ऑडिट का जो सेक्शन है कंपनी एक्ट में वो है सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप कम से कम ये तो याद रखना ना. सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस कोस्ट ऑडिट. ठीक है, तो बोलता है कि कोस्ट ऑडिट को कौन, जो कोस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय द, कोस्ट ऑडिट कौन करता है? तो कोस्ट ऑडिट करता है कोस्ट ऑडिटर. ठीक है, कोस्ट ऑडिटर करता है. चलो, तो क्वेश्चन 47 का हो गया अभी कोस्ट ऑडिटर. चलो आगे बढ़ते हैं. इतना बता देते तो थोड़ा और मैं बता देता हूं कि चलो जो कोस्ट ऑडिट के बारे में अगर पूछा तो कोस्ट ऑडिट किसको करवाना पड़ता है ये भी अगर जान लेते हो तो अच्छा रहेगा. अगर मैं बता ही रहा हूं तो थोड़ा डिटेल बता देता हूं. जैसे जो कोस्ट ऑडिट होता है ना, जैसे एक जो कंपनी है इंडिया में ना, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया. इन इंडिया कंपनी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स.
ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है रेगुलेटेड सेक्टर, एक को बोला जाता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड सेक्टर में जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, तो ये सब जो जितना मैं बताया आइटम्स, ये रेगुलेटेड सेक्टर में आता है। तो जो रेगुलेटेड सेक्टर में आता है तो उसके लिए एक लिमिट अलग है, और जो उसके बाद का जो भी रिमेनिंग बच गया ना वो नॉन रेगुलेटेड में आता है। तो रेगुलेटेड का जो लिमिट है कोस्ट ऑडिट का, कौन कौन जो कंपनी जो बताया अभी मैं नाम आपको, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, तो ये सब जो कंपनी है, तो इन लोग का जो लिमिट है, टर्नओवर का लिमिट है, वो है ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ और किसी एक प्रोडक्ट का 25 करोड़ होता है। तो एंड है, मतलब दोनों होना चाहिए, मतलब कि ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए एंड फिर सिंगल वन प्रोडक्ट का 25 करोड़ होना चाहिए। तो 50-25 दोनों होना चाहिए, मतलब ओवरऑल 50 एंड फॉर सिंगल प्रोडक्ट 25। देन दैट कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है कि वो कोस्ट ऑडिटर से कोस्ट ऑडिट करवाए। ठीक है, ऐसे अगर नॉन रेगुलेटेड कंपनी का देखा तो नॉन रेगुलेटेड में जो लिमिट होता है, ओवरऑल टर्नओवर देखा जाता है, वो होता है 100 करोड़, और फॉर द सिंगल प्रोडक्ट के लिए उसमें जो टर्नओवर होता है वो होता है 35 करोड़। दैट मीन्स कि 135। ठीक है, 135। ठीक है, तो नॉन रेगुलेटेड कंपनी को भी ऑडिट करवाना पड़ता है कोस्ट ऑडिटर से। ठीक है, तो ये हो गया कोस्ट ऑडिट का प्रोविजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इतना बता दिया आपको। कोस्ट ऑडिट का अगर नाम आया तो कोस्ट ऑडिट के बारे में जानना भी तो पड़ेगा ना, कि कौन कोस्ट ऑडिट कौन कंपनी को करवाना पड़ता है, कौन करता है। ठीक है, तो करता है कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, दैट मीन्स के कोस्ट ऑडिटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 46 का तो हो गया बी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 48 पर हो। क्वेश्चन नंबर 48 होता है कि सेक्रेटरियल ऑडिट कैन बी डन बाय द, सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? सेक्रेटरियल ऑडिट करता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को जो डेफिनेशन है, तो इसमें बताइए कि सेक्रेटरियल ऑडिट का कौन ऐसा सेक्शन है कंपनी एक्ट जो कि डिफाइन किया है? तो सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट इनको डिफाइन करता है। पूरा जो सेक्रेटरियल ऑडिट में को कौन सा कंपनी को करवाना चाहिए, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये सब लिखा हुआ है सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, तो ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो कौन ऐसा कंपनी जिसको करवाना चाहिए होता है, कंपलसरी होता है। जैसे देखो, कोई भी कंपनी है, एक तो लिस्टेड होता है, लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है कि तुमको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से। ठीक है, उसके बाद जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बचता है ना, तो उसको ओवरऑल पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, ओवरऑल पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, एंड फिर उसका टर्नओवर उस कंपनी का अगर 250 करोड़ हो जाता, कोई भी एक लिमिट टच कर जाता ना, तो उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से उसको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना होता है। ठीक है, चलो मैं इतना तो मैं प्रोविजन बता दिया सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। बट यहाँ पे क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेक्रेटरियल ऑडिट कैन बी डन बाय द, सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? सेक्रेटरियल ऑडिट कैन बी डन बाय द सेक्रेटरियल ऑडिटर। ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट कैन बी डन बाय द सेक्रेटरियल ऑडिटर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ो। जैसे देखो, मैं बता दिया आपको ऊपर प्रोविजन सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में, और आगे यहाँ पे ऐसा कुछ एमसीक्यू आ भी गया, इसलिए मैं बताता हूँ कि कोई भी अगर आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितना भी प्रोविजन बनता है उस सेक्शन से रिलेटेड तो आपको पूरा आना चाहिए, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। कि एमसीक्यू तो कुछ भी आ सकता है ना, तो ऐसे है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 49 पर हो। क्वेश्चन 49 क्या बोलता है कि सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग द टर्नओवर। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो सेक्टोरियल ऑडिट होता है वो अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी में, तो अगर उस कंपनी का जो टर्नओवर होता है कितना होना चाहिए, तो टर्नओवर 250 करोड़ है। अगर पेड अप शेयर कैपिटल पूछता तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीस होता है। ठीक है, तो सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़। ओके, चलो आगे बढ़ो। जैसे कि मैं बताया आपको सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में कि सेक्रेटरियल ऑडिट का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ होता है और टर्नओवर 250 करोड़ रुपीस होता है। तो उसमें जो फॉर्म होता है ना सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का, वो फॉर्म नंबर होता है MR3। ठीक है, जो फॉर्म होता है ना वो होता है MR3। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक्रेटरियल ऑडिट का फॉर्म हो गया MR3, और चलो इसको टिक मार देते हैं। Why this highlighting? देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का हर एक पेपर CMA इंटरमीडिएट हो चाहे CMA फाइनल हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग का जितना भी पेपर है सब पेपर का मैं MCQ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सोल्व कर करके आप लोग को मैं बताता हूँ। तो आपको काम सिर्फ इतना ही है कि वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करिएगा ना, जितना व्यूज़ मिलता है ना, उतना लोगों को, मेरे को मोटिवेशन मिलता है।
क्योंकि मेरे को इससे तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो हो नहीं रही, आपको भी पता है। मैं बस इतना ही कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको बस इतना ही काम है कि आप भी जो लोग आप लोगों के लिए जो कि वीडियोस बनाते हैं, आप लोग को हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मैं एमसीक्यू बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एमसीक्यू नहीं पढ़ पाते हैं, खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि जब आप एक नया नया आप सीएमए इंटरमीडिएट में आए हो, तो सीएमए इंटरमीडिएट आप कोर्स पढ़े हो, तो मुझे पता है कि आप लोग को डिफिकल्टी फेस होता होगा। और जब आप एमसीक्यू पढ़ते हो तो आपको पता नहीं चलता होगा अच्छा इसका ऑप्शन कौन है। तो ऑप्शन अगर आप ठीक है आप ऑप्शन खोज भी लेते हो तो आपको ये भी पता नहीं चलता होगा कि इसका पूरा जो प्रोविजन होता है उस सेक्शन से रिलेटेड तो आपको नहीं याद होता होगा, आपको रिकॉल नहीं होता होगा। तो आप हो सकता है कि एक बुक को रेफर करिएगा, तो आपको हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो आपका एमसीक्यू साथ जो डिस्कस करता हूँ उसके साथ साथ उस सेक्शन से रिलेटेड टोटल प्रोविजन में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है ऐसा वीडियो। तो मैं बस इतना बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो से फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग डिस्कस कर दिए कि फॉर्म फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट होता है MR3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि द डास शैल एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी। जो कौन है ना जिसको सेक्रेटरी बोला जाता है ऑडिट कमेटी में, जो एक ऑडिट कमेटी बनता है ना अंडर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में जो डिफाइन है ऑडिट कमेटी, तो उसमें जो सेक्रेटरी होता है वो कौन, किसको सेक्रेटरी एक्ट किया जाता है, कौन सेक्रेटरी बनता है इन ऑडिट कमेटी में, तो वो बनता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना वो सेक्रेटरी बनता है इन ऑडिट कमेटी में। ठीक है, जैसे कि मैं बता दिया हूं कि ऑडिट कमेटी भी कौन ऐसा कंपनी है जिसको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। तो ऑडिट कमेटी वो कंपनी का बनाना पड़ता है जिससे कि लिस्टेड हो गया, उसको तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा अपनी कंपनी में। फिर उसके बाद आते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड फिर ओवरऑल फिर उसी कंपनी का अगर मतलब कि किसी कंपनी का लोन बोरिंग डिबेंचर 50 करोड़ फिर टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस हो जाता है, तो फिर उस कंपनी को भी ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। तो ये सब ऑडिट कमेटी से रिलेटेड प्रोविजन था। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था ना कि द डास शैल एक्ट एज ए सेक्रेटरी, कौन है जो ऑडिट कमेटी में सेक्रेटरी बनता है, तो ऑडिट कमेटी में सेक्रेटरी बनता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, चलो ये जॉब होता है कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि ए नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी शैल हैव डास डायरेक्टर। एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में कितना डायरेक्टर होते हैं, तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में 3 डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, 3 डायरेक्टर्स आर देयर। इसका भी जो लिमिट है ना वो सेम ही है सेक्शन 177 का, और ये जो और इसका नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का सेक्शन है 178 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, एनआरसी है 178 और ऑडिट कमेटी है 177। तो जो प्रोविजन है दोनों का जो लिमिट है ऑडिट कमेटी का और एनआरसी का वो सेम है। जैसे क्या सेम है ये भी बताता हूँ। जैसे जो लिमिट है एनआरसी का भी सेम लिमिट है, जैसे कि इसका भी लिमिटेड अगर कंपनी होगा, कोई लिस्टेड कंपनी होगा ना लिस्टेड, तो उसको भी एनआरसी बनाना पड़ेगा। डेट मींस की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना पड़ेगा अपने कंपनी में। और फिर अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसको भी अगर ओवरऑल कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल अगर है कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और लोन बोरिंग डिबेंचर 50 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, तो उस कंपनी में भी एनआरसी मतलब कि नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना पड़ता है। तो दोनों का जो लिमिट है वो सेम है। बट इसका जो सेक्शन है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का सेक्शन है 178 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 और ऑडिट कमेटी का सेक्शन है सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, और एक चीज और है कि इसमें भी 3 डायरेक्टर होते हैं, उसमें भी मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 53 देखो, 52 का ये हो गया 3। ठीक है, 53 क्वेश्चन पढ़ो। 53 बोलता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन द, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है ना जो अपॉइंट करता है शेयर होल्डर, वो कहाँ पे करता है, वो करता है जनरल मीटिंग में। ठीक है, जनरल मीटिंग में करता है। 53 का ए हो गया जनरल मीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, 53 का ए हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ो। 54 बोलता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसको कौन रिमूव कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है शेयर होल्डर, उसको रिमूव करता है शेयर होल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द शेयर होल्डर। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन का आप लोग सेक्शन पढ़े होंगे, सेक्शन 140 सेक्शन 140 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, उसमें बोलता है कि उसमें आप पढ़े होंगे तो है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको जो रिमूव करता है वो करता है शेयर होल्डर। ठीक है, जैसे कि पता होगा कि आपको पहले बीओडी बोर्ड मीटिंग पास करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट को बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, तो उसके बाद फिर शेयर होल्डर फिर मीटिंग बैठाता है, उसके बाद एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, लॉन्ग प्रोसीड्योर है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको ये रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक्शन 54
क्वेश्चन था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, 54 का ए हो गया। चलो आगे पढ़ो। 55 बोलता है, 55 क्वेश्चन बोलता है कि इफ द डिबेंचर आर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आइदर टू बैंक और क्रेडिटर, द ऑडिटर नीड्स टू इंश्योर दैट सच इश्यू इज अप्रूव्ड बाय द, तो वो इश्यू जो अप्रूव करता है वो करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, जो भी डिबेंचर इश्यू करता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक को करे चाहे क्रेडिटर को करे, तो जो ऑडिटर नीड्स टू इंश्योर दैट सच इश्यू, जो इश्यू होता है वो जो इश्यू होता है ना उसको अप्रूव कौन करेगा, तो उसको अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन 55 का हो गया ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 56 पर हो। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि एज पर SQC1 ऑडिट वर्किंग पेपर शुड बी रिटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ, कितना पीरियड तक ऑडिट वर्किंग पेपर को रिटेन कर सकता है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर को रिटेन कर सकता है 7 ईयर्स। ठीक है, 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57 पर हो। 57 बोलता है कि इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 58 पर हो। 58 बोलता है कि कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन फॉर्म नंबर, जो कोस्ट ऑडिटर जो ऑडिट करता है, तो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कर दिया तो उसके बाद जो रिपोर्ट बनाता है ना कोस्ट ऑडिटर, तो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उसका फॉर्म नंबर क्या है, उसका फॉर्म नंबर है CRA3। ठीक है, तो ये फॉर्म नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ ये चारों फॉर्म याद रखिएगा। जैसे CRA1 क्या है कि जो मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड, ठीक है, फॉर्म इन विच कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, CRA1 है। CRA2 क्या बोलता है कि फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर एंड जिस कोस्ट ऑडिटर इज इन्फॉर्म टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। CRA2 क्या है कि जिस दिन कंपनी कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है अपनी कंपनी में, उस दिन से 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देता है, इन्फॉर्म टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। ठीक है फ्रेंड्स। CRA3 क्या बोलता है कि CRA3 बोलता है कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाया तो वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर सबमिट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। 59 क्वेश्चन पर हो। उसमें बोलता है कि ऑडिट ऑफ डिवेंचर इज कवर्ड अंडर, जो ऑडिट है ना डिवेंचर का, ऑडिट ऑफ डिवेंचर वो कौन सा सेक्शन में है, सेक्शन है 71। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 60 पर हो। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर, कितना साल तक वो उसी कंपनी में ऐसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। एक टर्म वो कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद वो कितने समय तक वो उसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता नेक्स्ट 5 ईयर, फिर 5 साल के बाद वो अपॉइंट हो सकता है। बट अगला जिस दिन उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ, जिस दिन वो अपना टर्म कंप्लीट किया, उस दिन से वो अगले 5 साल तक वो उसी कंपनी में एज ए ऑडिटर काम नहीं कर सकता। बट फिर आफ्टर कंप्लीशन 5 साल का कूलिंग पीरियड के बाद फिर से वो अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो 60 का हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ो। सेक्शन नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर पर हो 61 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है, वो पेड अप शेयर कैपिटल होता है 50 करोड़। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रोविजन सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2016 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर बता रहा हूँ कि सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आयर कंटेंस द क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड बाय द, तो फॉलोड करता है एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आयर होता है ना, उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा, कंटेंट द क्वेश्चन व्हिच नीड टू बी फॉलोड, जितना भी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आयर रहेगा उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको फॉलो कौन करेगा, उसको फॉलो करेगा एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फॉलो करेगा एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो गया बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ जो भी डिविडेंड होता है ना वो कौन सा सेक्शन में कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया, वो सेक्शन 123 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, सेक्शन 123, सेक्शन 123 हो गया। ये देखो आगे 63 का ऑप्शन बी। भाई दिस आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है ना, अच्छा से पढ़ाई करो, ज़्यादा समय नहीं बचा एग्जाम का, अच्छा से एकदम फोकस होकर पढ़ाई करो। आप बहुत ही कम समय बचा है और
जितना भी जो डिस्ट्रैक्शन है डिस्ट्रैक्शन को साइड करो, अभी मेनली फोकस आप लोग को स्टडी पे होना चाहिए और अच्छा से स्टडी करो, ठीक है। आपका इस दिमाग में इतना ही होना चाहिए कि एग्जाम पास करना है, तो किसी तरह से पास करना है, मतलब जितना मेहनत हो सके मेहनत करो, ठीक है। एग्जाम अभी आपको सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, आपको एग्जाम के लिए अच्छा से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। 63 क्या बोलता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। डिविडेंड को डिफाइन किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वह सेक्शन 123 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो। 64 क्या बोलता है, सेक्शन 146 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डील्स विद, सेक्शन 146 क्या बोलता है कि ऑडिटर अटेंड करता है ना जनरल मीटिंग, वो बोलता है सेक्शन 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, सेक्शन 146 डिफाइन करता है डील्स विद ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो गया ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करेंट ऑडिट फाइल। करेंट ऑडिट फाइल के अंदर क्या क्या नहीं आता है, करेंट ऑडिट फाइल के अंदर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं आता है, ठीक है। जो भी करेंट ऑडिट फाइल होता है ना उसके अंदर जो एमओए एंड एओए होता है ना वो नहीं आता है, ठीक है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 66 देखो। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। इसमें से कौन ऑप्शन, जितना भी जो चार आपके पास ऑप्शन है उसमें से कौन है जो कि एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नहीं होता है। तो इसमें एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नहीं होता है, गुड्स जो रिसीव्ड नोट होता है ना वो एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड नोट इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो गया ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 67 देखो। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है कि कोस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द, कोस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है वो करता है बीओडी, दैट मींस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द ऑडिट कमिटी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है कोस्ट ऑडिटर को, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द ऑडिट कमिटी, कोस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द ऑडिट कमिटी। क्वेश्चन नंबर 67 का हो गया ऑप्शन सी। देखो मैं बता देता हूँ, जो कंपनी में ऑडिट कमिटी है, ठीक है, तो वहां पे तो ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट करेगा बीओडी तो पूछ के करेगा, अपना रिकमेंडेशन ले लेगा ऑडिट कमिटी से। जिस कंपनी में अगर ऑडिट कमिटी है तो, ठीक है, ऑडिट कमिटी है तभी खाली बीओडी पूछेगा ऑडिट कमिटी से कि हे ऑडिट कमिटी आप रिकमेंड करिए कौन सा कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करें, ठीक है। अगर उस कंपनी में अगर कोस्ट ऑडिटर मतलब कोस्ट ऑडिटर नहीं, मतलब उस कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, ठीक है, हर एक कंपनी में थोड़ी ना ऑडिट कमेटी होता है, आपका मैं लिमिट बता चुका हूं ऑलरेडी। तो जो कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो उस कंपनी में क्या होता है कि ऑडिट कमेटी नहीं रहता है तो उसमें कोई रिकमेंडेशन लेने का जरूरत दरकार नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मन से ही किसी एक कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को अपॉइंट कर सकता है फॉर द कोस्ट ऑडिटर, एज ए कोस्ट ऑडिटर, ठीक है, कोस्ट ऑडिट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हो गया ऑप्शन सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द ऑडिट कमेटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 68, ये आप लोगों का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अब इंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इंजॉय करो। चलो क्वेश्चन नंबर 68 का डिस्कस करो। बोलो रिकमेंडेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर इज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। रेमुनरेशन है जो कौन सा सेक्शन है ना कंपनी एक्ट का, वो रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर को डिफाइन किया है, क्या कौन सा सेक्शन किया है बताओ। तो इसका जो सेक्शन है 142, सेक्शन 142 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैज डिफाइंड द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, सेक्शन 142। तो आज हमने ऑडिट का एमसीक्यू कंप्लीट किया। तो ऐसे ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।